हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज एक नया सेट का श्री गणेश कर रहे हैं। यह बिल्कुल नया बुक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? महामल की उपाधि किसने धारण किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। और इसी ने ही वतापी कुंड का भी उपाधि धारण किया था। किसका? वतापी कुंड का। यह पल्लव वंश के शासक थे। तो आप लोग यह बताइए कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। और इसकी राजधानी कहाँ पे था? तो कांचीपुरम में। कहाँ? कांचीपुरम। अगला प्रश्न देखिए। सेकेंड नंबर प्रश्न है, मंदिर बनवाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? मंदिर बनवाने की कला, इसका विकास सबसे प्रथम गुप्त काल में हुआ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो आप बताइएगा, श्री गुप्त। और गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था किसने? मिनांडर को किसने पराजित किया? ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। और पुष्यमित्र शुंग, इनके दरबार में कौन रहते थे? तो पतंजलि रहते थे। पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग अपने कार्यकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। कितना अश्वमेध यज्ञ? 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। और शुंग वंश की राजधानी कहाँ पे है? तो बताइएगा, विदिशा। शुंग वंश की राजधानी विदिशा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे? तो बताइएगा, मौर्य वंश के संस्थापक थे। किस वंश का? मौर्य वंश का। और इसके प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य। और चाणक्य एक प्रसिद्ध पुस्तक का रचना किया था। इसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या? अर्थशास्त्र। और चंद्रगुप्त थे, वो किस धर्म का अनुयायी थे? तो बताइएगा, चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी था। और उसने भद्रबाहु से जैन धर्म का दीक्षा लिया था। अगला प्रश्न, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया? परीक्षित को कुरुओं का राजा किस वेद में कहा गया? ऑप्शन डी, अथर्वा वेद में। अथर्ववेद की रचना किसने किया था? तो अथर्वा ऋषि ने किया था। इसी वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया? किसको नियुक्त किया? इब्न बतूता को। ऑप्शन बी। और इब्न बतूता किस पुस्तक का रचना किया था? तो रेहला का रचना इब्न बतूता किया था। और यह इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है? यहाँ विभाग और उसके शासक का नाम दिया हुआ है। दीवान ए खैरात विभाग फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था, सही। दीवान ए अर्ज बलबन ने स्टार्ट किया था, सही। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक स्टार्ट करवाया था, सही। दीवान ए मुख्तराज फिरोज शाह तुगलक नहीं, दीवान ए मुख्तराज, इसका स्टार्ट किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया? अकबर ने अपने आप को हरम दल से कब मुक्त किया? ऑप्शन बी, 1562 ईस्वी में। और इसी ने अकबर ने ही दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत कब किया था? तो 1562 ईस्वी में। और अकबर द्वारा ही पानीपत का दूसरा लड़ाई लड़ा गया था। और वह लड़ाई कब लड़ा गया था? तो 1556 में। अगला प्रश्न देखिए, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में कहा जाता था? तो ऑप्शन सी, अलवर्दी खां के शासनकाल में। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किया गया? किसके काल में कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा के कलकत्ता ले गया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, कार्यकाल में।
इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो बताइएगा आप 1774 से लेके 1785 तक रहा। और इसी के समय 1781 ईस्वी में कलकत्ता में पहला मदरसा का निर्माण करवाया था और इसी के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन प्रभावी यानी कि लागू कब हुआ था? बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 को। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। घोषणा कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? भूमिज विद्रोह का संबंध ऑप्शन डी झारखंड से था। झारखंड में और कौन कौन सा विद्रोह हुआ, तो बताइएगा क्या? चेरो विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह हुआ था, संस्थाल विद्रोह हुआ था और मुंडा विद्रोह भी हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है? यह किसने कहा था? तो ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। और अरविंद घोष ने क्या कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली संस्था है। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी का रिपोर्ट को कब प्रकाशित की गई थी? जलियांवाला घटना कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था और इस पर रिपोर्ट जो जारी किया गया था वह 28 मई 1920 को इसको रिपोर्ट जारी किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920, 28 मई 1920। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय विद्रोह के कारण, यह एक पुस्तक का नाम है भारतीय विद्रोह के कारण, यह पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां के द्वारा भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक की रचना किया गया था। अगला प्रश्न, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? अलकनंदा और पिंडार इस दोनों नदी के संगम को क्या कहते थे? कर्णप्रयाग कहा जाता है। और विष्णुप्रयाग किसको कहा जाता है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम को विष्णुप्रयाग कहा जाता है और अलकनंदा और मंदाकिनी को रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम स्थल को कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? कार्बनिक पदार्थ की बहुलता किस मिट्टी में होती है? तो ऑप्शन बी काली मिट्टी में होती है और काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। यह मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण अनुमान एवं लघु अनुमान को जोड़ती है कौन सा स्ट्रेट? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डंकन पास। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है। और पाक स्टेट यह किसको जोड़ते हैं? तो यह तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ते हैं। और 10 डिग्री चैनल यह लघु अंडमान को कार निकोबार से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? नंदा देवी एवं नंगा पर्वत यह दोनों हिमाद्री के भाग है, ऑप्शन बी। और इसी हिमाद्री को बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? म्यांमार के साथ कुल 4 राज्यों का सीमा लगती है। यह 4 राज्य कौन कौन सा है? तो पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड और मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, कुम रेगिस्तान स्थित है कहाँ? काराकुम। एक काराकोरम होता है जो हिमालय का भाग है। और यह पूछ रहा है काराकुम। काराकुम एक रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान कहाँ पे है? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान में काराकुम रेगिस्तान है। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? कौन सा झील? तो देखिए ऑप्शन देखिए, ओनेगा झील रूस में है, लाडोगा झील यह भी रूस में है, बैकाल झील रूस में है, विनिपेग झील, यह विनिपेग झील रूस में नहीं है बल्कि कहाँ पे है? कनाडा में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू अवशिष्ट देश नहीं है? मतलब कौन ऐसा देश है जो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ नहीं है बल्कि समुद्र से टच है? तो कौन सा देश हो गया? पलाऊ। पलाऊ एक ऐसा देश है जो भू अवशिष्ट देश नहीं है। अगला प्रश्न, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना केरल में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? बिहार में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पे होता है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रेखी समिति का संबंध किस कर से है? मतलब किस टैक्स से संबंधित है रेखी समिति? तो अप्रत्यक्ष कर से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत सरकार की कौन सी योजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? तो देखिए ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यह 2015 में शुरू किया गया था। सागरमाला परियोजना, यह भी 2015 में स्टार्ट हुआ। सुकन्या समृद्धि योजना, यह भी 2015 में स्टार्ट हुआ। भारतमाला परियोजना, यहाँ है सागरमाला और यह भारतमाला। भारतमाला कब हुआ था? अक्टूबर 2017 में हुआ था स्टार्ट। अगला प्रश्न देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? तो हम सभी जानते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इस योजना में 3 जगह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। कहाँ कहाँ? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह पीसी मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शिक्षा और सेवा यह दोनों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? मतलब आरबीआई जिस दर से कमर्शियल बैंक से लोन लेता है और पैसा लेता है उस दर को, उस रेट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ऑप्शन बी। और जिस रेट से कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है उसको रेपो रेट कहते हैं। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? टैक्स लगाने का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारतीय संविधान में लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख पाते हैं? तो प्रस्तावना में। अगला प्रश्न, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? कौन सी मौलिक अधिकार का यह लक्ष्य है कि सामाजिक भेदभाव को मिटाया जा सके? तो समानता का अधिकार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? मतलब राष्ट्रपति को किस संविधान संशोधन में यह अधिकार दिया गया या कि कोई मामला को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेज सके? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न, प्रथम स्पीकर कौन थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? सबसे पहले किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लागू किया गया? तो जीवी मावलंकर। ऑप्शन बी। इन्हीं के विरुद्ध सबसे पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? सूचना का अधिकार को कब लागू कर दिया गया? तो जून 2005 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए,
बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व यह कौन करता है? तो पंचायत सचिव करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है? कथन ए है, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एवं स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। यह सही है। बी नंबर कथन है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यह भी सही है। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। यानी कि दोनों कथन सही है, कोई किसी का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? हिंदी को राजभाषा के रूप में 1949 ईस्वी में मान्यता दिया गया। ऑप्शन बी। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज यह राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ाना है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? कौन सा गैस हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल, इसका संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा सुंदरबन में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यह अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखा गया? विसर्जन, यह लिखा गया है। द काटो डांसर, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और गार्डनर भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, लेकिन नेचर क्यूर की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? महात्मा गांधी को पहली बार कब नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? 1937 ईस्वी में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी कि UNIDO का मुख्यालय कहाँ है? UNIDO का मुख्यालय ऑप्शन ए वियना में है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? चंद्रमा तल पर सबसे पहले सफलतापूर्वक उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? लूना 9। ऑप्शन ए। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? रत्नागिरी मठ यह कहाँ पे है? यह मठ उड़ीसा में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।